Recording in progress. अब देखो क्या होता है ना, फ्री कंसेंट भी डिस्कस हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी डिस्कस हो गया। दोनों ही चीजों में अपन लोगों ने ये देखा कि अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, और अगर कोई पर्सन किसी को प्रेशराइज करता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल बन जाता है। ठीक है, इसके लिए अपन लोगों ने वॉइडेबल की डेफिनेशन समझी। आई थिंक वॉइड अपन सबको आती है ना, कोई भी ऐसी चीज विच इज नॉट एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ उसको वॉइड कहते हैं। क्लियर। अब मेन टॉपिक जो है वो है अपना फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का मीनिंग अपन लोग पूरी तरीके से देख चुके हैं, तो अब अपन को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, दैट एलिमेंट्स vitiating फ्री कंसेंट। सर कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे या कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जहां पे पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती? पार्टीज की कंसेंट फ्री होती कब है? सर जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की सभी टर्म्स और कंडीशन को सेम थिंग और सेम सेंस में समझती हैं। जैसा मैं बोलना चाह रहा हूं तुम लोग भी वैसा ही समझ रहे हो, तो दैट इज फ्री कंसेंट। मैंने तुम लोगों से कहा अप टू 60% ऑफ, तुम लोगों ने समझ लिया फ्लैट 60% ऑफ। तो मैंने ऑफर कुछ और दिया था बट तुम लोगों ने एक्सेप्ट कुछ और कर लिया, तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं होगी। कंसेंट फ्री कब होगी? मैंने अगर बोला था अप टू 60%, तो तुम लोगों को समझ में भी क्या आना चाहिए था, अप टू 60% ऑफ। क्लियर। सो एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट, यानी सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपका फ्री कंसेंट काम नहीं करता, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती। मतलब अगर पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट मिस्टेक। मिस्टेक थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो अलग से देखेंगे। तो चलो अब एक एक करके ये सारा टॉपिक्स को समझना है कि सर पहले तो कोर्जन क्या होता है, कोर्जन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, और अपने पास कोर्जन में राइट्स क्या रहते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के राइट्स क्या होते हैं। ऐसे ही फ्रॉड के बारे में सीखना है, ऐसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखना है। मतलब पहले मुझे ये समझ में आए कि एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट क्या होता है। तो सर एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट यानी अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोर्जन दिखाई देता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ्रॉड दिखाई देता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाई देता है या मिसरिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। अरे कोई बात, मैंने सीरी बोल दिया होगा तो बोल गई एकदम से, मैं जब से सोच रहा हूँ आवाज कैसे आ रही है। अभी मैंने कुछ बोला होगा तो सीरी निकल गया होगा कहीं, तो जिस टाइप जैसे वो सुनती है ना, बोलो है सीरी, तोड़ जाएगी फिर बोलेगी हाँ, मतलब कुछ ऐसा। चलो अब आओ कोर्जन का मीनिंग क्या होता है। कोर्जन सेक्शन नंबर 15 कौन से एक्ट का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन पढ़ना है ना पूरी। कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act
forbidden by IPC यानी इंडियन पिनल कोड, और दी अनलॉफुल डिटेनिंग, और लगा है बार बार, है ना, और threatening to detain any property to prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a contract, इसको coercion कहते हैं। मतलब ये है अपना कालिया, नाम से समझ में आ रहा है कोई बहुत बड़ा माफिया गुंडा टाइप इंसान। ये जो है इसके हाथ में बंदूक है, ठीक है, पिस्तौल है, जो भी है ना, अफगानिस्तान के लोग हैं। और ये अपना बेचारा रमेश है, अपने घर पे अच्छी खासी टीवी देख रहा था। एकदम से क्या हुआ, कालिया घर पे आया और कहा कि भाई मुझे ये घर परचेज करना है। वही सिचुएशन है जो पहले पढ़ चुके। 5 करोड़ रुपए का घर है, मुझे 1 लाख रुपए में खरीदना है या 10 लाख रुपए में। उसने कहा बेवकूफ हो क्या, 5 करोड़ रुपए का घर में 10 लाख रुपए में बेचूंगा, 10 लाख। तो उसने कहा बेचना पड़ेगा। तो रमेश ने पूछा क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मेरे पास बंदूक है, गन है मेरे पास, अगर तुम 10 लाख रुपए में घर मुझे सेल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो भाई इस सिचुएशन में आने के बाद कोई भी पर्सन या तो लड़ेगा, लड़के ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी, या तो इंसान समझदार होगा तो चुपचाप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा। तो जो हर इंसान करता वही काम रमेश ने करा और प्रॉपर्टी अपने किसको दे दी, कालिया को दे दी। ठीक है, अब जैसे ही कालिया को प्रॉपर्टी दी तो कालिया ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और घर पे रहने लगा। अब रमेश के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो चुपचाप रोड पे रहे, है ना, क्योंकि कालिया से डर लगता है, अदरवाइज वो कोर्ट में जाए और कालिया के ऊपर केस फाइल करे। क्लियर? अब अगर रमेश कोर्ट में जाके केस फाइल करता है तो प्रूफ तो है उसके पास कि 5 करोड़ का घर जिसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है वो 10 लाख रुपए में सेल हो रहा है। तो यहाँ पे कालिया के पास ऑप्शन है, वो कोर्ट में स्यू करेगा, जज उसकी बात समझेगा, और अगर जज ने उसकी बात समझ ली तो वो कालिया से बोलेगा कि कालिया सुनो, ये आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें रमेश की कंसर्ट फ्री नहीं है। आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें रमेश की कंसर्ट फ्री नहीं है। सो इन दैट केस रमेश आपको आपके 10 लाख रुपए वापस दे रहा है और आपको रमेश का घर लौटाना पड़ेगा। क्लियर? तो सर अगर रमेश ने कालिया के ऊपर केस कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और रमेश को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो चुका था, कब? जब प्रॉपर्टी रमेश ने ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन अगर कोर्ट में केस कर दिया ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और मान लो रमेश केस ही नहीं करता तो वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि बात ही खत्म हो गई। जो घर लिया दिया है वो सही है क्योंकि सामने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब उसकी कंसर्ट फ्री है। ठीक है, तो कोर्जन यानी क्या होता है ये तो मैंने पूरा तुम्हें एक सीन समझा दिया। अब कोर्जन क्या होता है ये समझो। कोर्जन मतलब सर कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करना, कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करना, जैसे कालिया ने क्या करा, मारने की धमकी दी। अगर वो मार ही देता बंदूक, हाथ वगैरह पे मारता, जान से नहीं मारता, हाथ पे मार देता, तो इसको बोलते कमिटिंग, कि किसी इंसान ने कोई एक्ट कर लिया, इसको कमिटिंग बोलते हैं। थ्रेटनिंग टू कमिट, सर किया नहीं है, करने की धमकी दे रहा है। तो अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो या फिर करने की धमकी देते हो, कौन सा एक्ट सर? विच इज फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। तुम लोगों ने आईपीसी की कुछ धाराएं सुनी होंगी, 307 और 302 सब सुनते हैं, 302 और 307, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर। 376 सबको पता होगी, रेप, है ना। 3 और इसके अलावा और भी क्या, ये 3 नहीं नॉर्मल है। 420 ही पता होगी सबको, 420 फ्रॉड, है ना। इसके अलावा 498 होती है दहेज वाली, ये ज्यादा नहीं सुनी होगी आई थिंक, लेकिन ये 3-4 तो सबने सुनी है क्योंकि ये रोज की लाइफ में होती रहती है और इसके बहुत बड़े बड़े देखोगे तो बहुत ज्यादा इसका माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये सब क्या है? आईपीसी की धारा है। आईपीसी क्या बोलता है
किसी का मर्डर मत करना, किसी को जान से मारने की धमकी मत देना, किसी का रेप मत करना। अगर इनमें से कुछ भी एक्ट किया तो आपको सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। ठीक है, क्योंकि आईपीसी क्या है, एक पेनल प्रोविजन है, एक पनिशमेंट का प्रोविजन है, जिसमें कोई भी इंसान गलत एक्ट करते हुए पकड़ाता है। कौन से गलत एक्ट? जो आईपीसी में लिखे हैं वही वाले। तो उसमें सजा किसके हिसाब से मिलती है? आईपीसी। जैसे भाई संजय दत्त ने वो बंदूक वगैरह रखी थी, उसको सजा आईपीसी के हिसाब से नहीं मिली थी, आर्म्स एक्ट के हिसाब से मिली थी। तुम लोगों ने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, लड़कों ने सुना होगा खासकर, 25 आर्म्स स्टेट सुना होगा। 25 आर्म्स स्टेट, 25 आर्म्स स्टेट बोलते हैं, नहीं सुना कभी? अगर कोई छोटी सी है ना खंजर टाइप या छुरी टाइप रखता है अपनी जेब में, तो उसमें 25 आर्म शेड लगती है। लेकिन पता है उसको आर्म शेड सब लोग बोलते हैं, इट इज नॉट आर्म शेड, इट इज आर्म्स एक्ट। 25 मतलब 25 आर्म्स एक्ट। अगर आप कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो भी छुरी टाइप रखते हो ना, पकड़ा जाते हो पुलिस में, तो वो लग जाती है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये 25 आर्म्स एक्ट है, 25 आर्म्स एक्ट है। इसको लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, क्या होती है वो, राइमिंग्स बन जाती हैं, तो वो आर्म्स एक्ट हो गया, तो लोगों को यही पता है। तो आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी जब आप ऐसी चीज करोगे। तो वहां पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं हुआ, वहां पे दूसरा एक्ट लागू हुआ। ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं, सर आपने कोई भी ऐसा काम करा या ऐसे काम करने की धमकी दी जिसके लिए आईपीसी ने मना करके रखा है। आईपीसी ने किसी को मर्डर करने के लिए मना करके रखा है, धमकी देने के लिए मना करके रखा है, किसी को अब्यूज करने के लिए मना करके रखा है, किसी को गलत नजरों से देखने के लिए मना करके रखा है। इन सभी चीजों के लिए आईपीसी ने मना करके रखा। अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर या करने की कोशिश करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो किसके अंडर आएगा? कोर्जन के अंडर। आया समझ? कोर्जन का मतलब क्या होता है? या तो आप कुछ कर लोगे, मैंने बंदूक मारी दी, कोर्जन कर दिया। क्यों सर? बंदूक मारने के लिए किसने मना करा है? आईपीसी। मैंने बंदूक चलाने की धमकी दी, ये भी मैंने क्या करा? एक गलत एक्ट करा, जिसके लिए किसने मना करा है? आईपीसी ने। बंदूक मारी नहीं थी सर, लेकिन बंदूक चलाने की धमकी देना भी क्या होता है? एक क्राइम होता है। तो इसमें भी आपको आईपीसी के अंडर सजा मिली। तो ये भी क्या हो गया? कोर्जन हो गया। इसके बाद डेफिनेशन देखो, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। सर आपने कोई ऐसा काम नहीं करा, अब आगे की सिचुएशन बता रहा हूं, है ना? ये और लगा है, मतलब एक तो ऐसा हो सकता है, इसके अलावा और क्या कोर्जन में आएगा? तो अगर आपने कोई अनलॉफुल डिटेनिंग करी, डिटेनिंग मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी की कोई भी चीज अनलॉफुली हड़प ली या फिर हड़पने की धमकी भी दे दी, तो ये भी किसके अंडर आता है? कोर्जन के अंदर। मैंने किसी से कहा कि ये प्रॉपर्टी मुझे 5 लाख में दो, तुम्हें देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ऐसा कर लूंगा। मैंने कहा मैं फांसी लगा लूंगा, मुझे प्रॉपर्टी दो, तो तुम्हें देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैंने फांसी लगा ली और तुम वहां पे खड़े हो, तो तुम भी लोग फंसोगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आप कोई भी अनलॉफुल चीज, किसी की प्रॉपर्टी डिटेन करने की कोशिश करते हो, अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हो, है ना, जब्त करने की कोशिश करते हो, तो वो भी किसके अंदर आएगा? कोर्जन के अंदर। मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गया, मैंने कहा अब नहीं दूंगा वापस, पैसे देके ले लो ना सर, आपने फ्री में ले ली, तो ये कोर्जन है। मैंने तुम्हें धमकी दी, कल तक मैं तुम्हारी गाड़ी ले लूंगा, किस बेसिस पे? ऐसे ही मन है मेरा, ये भी क्या है? कोर्जन। आया समझ? आगे देखो। सर आप ये सब काम कर क्यों रहे हो? टू प्रिजुडिसाइज एनी पर्सन विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। सर मैं ये सारे काम इसलिए कर रहा हूं ताकि वो इंसान मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो सिंपल सी बात है, सर मुझे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी, या तो मैंने उसको जान से मारने की कोशिश भी कर ली, या फिर मैंने उसकी कोई प्रॉपर्टी हड़प ली या हड़पने की धमकी दी। ये सब किसके अंडर आता है? कोर्जन के अंदर। तो अगर कोई भी पर्सन ये सब चीज करके किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो क्या बोले जाएगा? कोर्जन। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल। क्लियर? मैंने तुम्हें जना बंदूक रख दी तुम्हारे गले पे और बोला चलो प्रॉपर्टी कागज पे साइन करो, तुमने कर दी है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं धमकी दी और गाड़ी छीन ली, क्या हुआ? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके लिए या तो आईपीसी ने मना करा है, या फिर मैं अनलॉफुली, आईपीसी ने मना नहीं करा लेकिन ये चीज अनलॉफुल है,
अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, क्योंकि आईपीसी में हर चीज की सजा थोड़ी होगी यार। कितने सारे तरीके के क्राइम्स होते हैं, सब आईपीसी में दे देंगे। कंपनी ने कुछ फ्रॉड करा, क्या आईपीसी में लिखोगे? कंपनीज एक्ट में लिखोगे। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना तो है, आईपीसी में सजा क्यों हर चीज की? आर्म्स एक्ट, अगर आपने ना बिना लाइसेंस की बंदूक रखी तो उसकी सजा आर्म्स एक्ट देगा, आईपीसी क्यों दे हर चीज की? ठीक है, तो बहुत तरीके के क्राइम होते हैं, तो हर चीज के अलग अलग एक्ट बने। आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आईपीसी सजा नहीं देगा, कौन सजा देगा? मोटर व्हीकल एक्ट। जीएसटी नहीं भरा, कौन सजा देगा? जीएसटी एक्ट। ठीक है, आया समझ पक्का? चलो, अब एनालिसिस तुम लोग पढ़ लेना, इट इज अप टू यू, क्योंकि एनालिसिस में क्या दिया होता है, जो आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी वो नीचे समझाया है। ठीक है, अब देखो इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। सर क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी की कंसेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी की सहमति नहीं, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करा है ना, वो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है, वो पीड़ित है, वो मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रही है, अदरवाइज वो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर किसी भी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। सेकंड पॉइंट, चलो सेकंड पॉइंट समझो। क्या हुआ कि यही वाला केस समझा रहा हूं, है ना? अब देखो, ऐसे ये नहीं, अब दूसरा केस समझाता हूँ। क्या हुआ कि दो फ्रेंड्स थे, है ना, लड़का और लड़की। लड़की ने कहा कि सर नहीं, सर क्यों बोलेगी, है ना? लड़की ने कहा कि अगर आप मुझे अपनी ये प्रॉपर्टी, अपना ये घर नहीं देते तो मैं फांसी लगा लूंगी। मैंने कहा लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी, तुम्हारी जान जाएगी। तो लड़की ने मुझे समझाया फांसी तो मैं लगा लूंगी, बट एक कागज पे, एक ऐसी जगह पे लिख कर जाऊंगी कि जिससे आप फंसोगे। मैं कहा तो मैं क्या करूं? उसने कहा कि आप मुझे प्रॉपर्टीज पे साइन, कागज पे साइन कर दो और मैं फांसी नहीं लगाऊंगी फिर। तो भाई जो बंदा था उसने चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी के कागजों पे साइन कर दिए और उस लड़की को प्रॉपर्टी के कागज दिए। अब अल्टीमेटली देखा जाए ना, तो यहाँ पे लड़की ने ऐसा जवाब नहीं डाला था कि बंदूक रख दी गले पे, या उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात करी, फिर भी मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। लेकिन सर, सुसाइड करने की धमकी देकर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करवा रहे हो किसी से, तो वो भी लॉ की नजरों में क्या है? कोर्जन है। क्यों? क्योंकि सुसाइड करना क्राइम नहीं होता, सुसाइड करने की धमकी देना क्राइम होता है। कभी किसी इंसान ने सुसाइड करी होती है और बच जाता है ना, तो उसको सबसे पहले पुलिस देखती है, पुलिस मिलती है उसको, सारा किस्सा पूछती है, और पता ये नहीं बोलती कि तुमने अच्छा करा, तुम भी फंसोगी जिसने करा है, और जो करवा रहा है तुमसे वो भी फंसेगा। तो सुसाइड कर ली तब तो इंसान मर ही गया, लेकिन सुसाइड करने की अगर कोई धमकी दे रहा है तो ये भी कोर्जन है। क्लियर? तो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज कोर्जन, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो कोर्जन। लेकिन अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कर ही ली तो वो कोर्जन नहीं। क्लियर? तो अगर आप किसी को सुसाइड करने की धमकी दे रहे हो और उससे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है? कोर्जन है।
सामने वाला बोलेगा कि मैम या सर जो भी है इसने सुसाइड करने की धमकी दी थी, दैट्स व्हाई आई हैव ट्रांसफर्ड माय प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई आई हैव ट्रांसफर्ड माय हाउस, तो प्लीज आप मुझे मेरा घर वापस दिलवा दीजिए, तो कोर्ट दिलवा देगी, है ना। अब आता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि प्रूफ कैसे करोगे ये चीज, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आप कर सकते हो शायद वीडियो रिकॉर्डिंग हो या कोई गवाह हो आपके पास जो बताए कि ये अक्सर ऐसा ही करती है लड़की, कुछ भी ऐसा प्रूफ मिल जाए ताकि आपको आपका घर वापस मिल जाए। क्लियर, ये हो गई बात खत्म। अब मैटर क्या था ये सुनो, मेन ये जो सेकंड पॉइंट लिखा था इसका मतलब समझना। क्या हुआ सर, लड़की को घर तो मिल गया, घर बहुत बड़ा था, रहने वाली वो अकेली। अब घर इतना बड़ा है, रहने वाले इंसान ज्यादा नहीं, तो क्या करते हैं लोग अक्सर घर रेंट पे दे देते हैं। लड़की ने भी घर रेंट पे दे दिया, बहुत किराया मिला उससे, बहुत रेंट रिसीव हुआ, तो महीने के 20-20 हजार रुपए रेंट आ रहा है। सर एक्चुअल में देखा जाए ना तो घर का मालिक तो वो लड़का ही था अपना रमेश, लेकिन प्रॉपर्टी अभी फिलहाल उस गर्ल के पास है, तो रेंट उसको रिसीव हो रहा है। जब लड़का केस करेगा और केस जीत जाएगा तो कोर्ट कहेगी कि जितना भी बेनिफिट तुमने उस घर से उठाया है वो सारा बेनिफिट किसको दो, एग्रीव्ड पार्टी को, मतलब उस रमेश को दो जिसने तुम्हारी धमकी सुनकर तुम्हारा अपना घर तुम्हें ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो घर किसका है, आज भी रमेश का ही है ना। तो रमेश को उसका पैसा नहीं, रमेश को वो बेनिफिट्स जो तुमने उस प्रॉपर्टी से उस घर के कागजों से उठाए वो भी वापस दो और लड़की को देना पड़ेगा। क्लियर, तो जो भी बेनिफिट्स पर्सन ने उठाए थे वो सारे बेनिफिट एग्रीव्ड पार्टी को देने पड़ेंगे। कब देने पड़ेंगे एग्रीव्ड पार्टी को वापस, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक वो रमेश ही है, तो रमेश को प्रॉपर्टी वापस दे देनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया, पक्का। चलो अब थर्ड पॉइंट, the person should return the money paid under कोर्जन की स्पेलिंग इतनी बार लिख लेना अपनी कॉपीज में ताकि एग्जाम में लिखो तो स्पेलिंग सही है ना, क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत लिख दी और आंसर सही लिखा तो चेक करने वाला सोचेगा यार कैसे बच्चे हैं, आता सब है लेकिन स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। तो कोशिश करने की स्पेलिंग ऐसी है, इवन मैं आज तक स्पेलिंग देखता हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तब मुझे याद थी, क्योंकि आखिरी में मुझे वो कॉइन लिखा हुआ है, CION लिखा है, मैं उसको कॉइन का उल्टा कर लेता जैसे करके मुझे याद हो गया। तो कोशिश करना वो वर्ड स्पेलिंग याद हो, है ना, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है वो स्पेलिंग, इसलिए बोला। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द पर्सन शुड रिटर्न द मनी पेड अंडर द कोर्जन। अगर आपने किसी के साथ कोर्जन किया है और अगर आपको कोई पैसा रिसीव होता है, कैसे 50 लाख का घर 5 लाख में बेचा था, तो बेचने एग्रीव पार्टी के पास पैसा आया होगा, एग्रीव पार्टी को पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर एक्चुअल में तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने तो धमकी देकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो आपको आपका घर वापस मिल गया, तो उसको भी तो उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन पैसा तो वापस देंगे, लेकिन जो भी उसने गलत काम करा है उसका फाइन, जो भी आपका नुकसान हुआ वो सब आप उससे चार्ज करने के बाद, काटने के बाद ही वापस करोगे। ठीक है, तो ये कहा गया है जो भी पैसा मिला है, देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा है बुक में, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, यहाँ पे वर्ड यूज करा है अ पर्सन, यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी नहीं लिखा, यहाँ पे अपना वो क्या बोलते हैं उसको कंफ्लिक्टिंग पार्टी नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें पर्सन यूज करा है, पर्सन मतलब जिसको भी पैसा मिला उस कॉन्ट्रैक्ट में वो उस पैसे को रिटर्न कर। क्लियर, शायद पैसा एग्रीव्ड पार्टी को मिला है ना, शायद डिफेंडेंट को मिला, डिफेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा था, शायद डिफेंडेंट को मिला हो जिसने गलत करा है, जिसको भी पैसा रिसीव हुआ हो वो पैसा वापस, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट में पैसा नहीं था, सेकंड वाले पॉइंट में बेनिफिट्स मिल रहे थे, घर का किराया मिल रहा था, तो किराया भी लौटाना है, लेकिन किराया किसको लौटाना है, सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी को। लेकिन थर्ड पॉइंट में जो भी पैसे का लेन देन हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, सब आपको एक दूसरे को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब भले ही वो चीज आप कैसे भी वापस करो लेकिन रिटर्न करना पड़ेगा।
क्लियर? सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ कोर्सन। ओके, अब इसमें एक नोट लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला, थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्सन। सुसाइड करने की धमकी देना भी क्या होता है? कोर्सन होता है। हो गया? एक लाइन ये, दूसरी का if party rescind the contract, comma, contract will become, याद रखना, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देती है, रिसेंड मतलब कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है, अदरवाइज इट विल रिमेन वॉइडेबल। ठीक है, और वॉइडेबल भी कब बनता है सर? जब पार्टी केस फाइल करती है। क्यों? अगर केस फाइल नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई। 50 लाख का घर 5 लाख में बेच दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी तो मैंने लॉ के पास नहीं गया, और अगर मैं लॉ के पास नहीं गया तो वो चीज वैलिड बन जाएगी, क्योंकि अब मैं 3 साल बाद 10 साल बाद तो केस ही नहीं कर पाऊंगा। लिमिटेशन एक्ट में लिमिट्स होती है क्योंकि हर चीज को करनी है ना। अगर मैंने केस फाइल कर दिया और केस जीत गया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और केस हार गया तो वैलिड। लॉ बोलेगा अरे कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं था, तुम्हारी कंसर्न थी, देखो तुमने साइन करा है। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, तो ये चीज याद रखना। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड हो गया, खत्म हो गया, आपको आपकी चीज वापस मिल गई, आपने उसको उसकी चीज लौटा दी, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। लॉ की नजरों में वो खत्म हो जाएगा। क्यों? सॉल्व हो गया ना यार मैटर। क्लियर? आया समझ? पक्का? चल, तो फाइनली कोर्जन यहाँ खत्म होता है। याद रखना, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन के थ्रू होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। जब वही कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। कभी नहीं पूछेंगे तुम लोगों से एग्जाम में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कि पार्टी ने केस नहीं करा तो क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना भाई, केस नहीं करा तो लॉ को पता चलेगा क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ है? नहीं, तो सब कुछ वैलिड है। क्लियर? चल, अब आ जाओ नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 16। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे देखो, अभी अपन जब इफेक्ट्स पढ़े ना कोर्जन के, तो क्या लिखा है? सेक्शन, नहीं नहीं, इफेक्ट्स पढ़े, इफेक्ट्स देखो। अरे भैया, इफेक्ट्स में सेक्शन नंबर 19, 19 ना। यहाँ पे पता है सेक्शन नंबर 19 जो दिया है ना, वो सिर्फ कोर्जन का नहीं है। जब तुम्हारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा, 15 पढ़ा कोर्जन, अब अपन 16 पढ़ेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 जो है फ्रॉड है। यहाँ पे मैंने देखो लाइन बाय लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि पहले कोर्जन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर ये। अगर तुम्हें मान लो कि तुमने सिर्फ एक याद कर लिया, कोर्जन 15 है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 है, और फ्रॉड 17 है, और 18 मिसरिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 19 सेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि याद रखना, अगर तुमने कोर्जन अच्छे से पढ़ लिया ना, तो तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पूरा पढ़ लिया, और तुमने फ्रॉड भी अपने आप पढ़ लिया, और लगभग आधा मिसरिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया। क्यों? चारों के इफेक्ट सेम होते हैं, चारों में यही होगा, कुछ बेनिफिट है तो लौटा दो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाएगा, ठीक है, और कुछ पैसा वैसे का लेन देन किया था तो रिटर्न कर दो। कॉन्ट्रैक्ट पूरा फ्रॉड पकड़ा गया तो वॉइड, नहीं पकड़ा है तो वैलिड। समझ में आया? तो जो 19 सेक्शन है ना, इसको रट लेना, क्योंकि चारों का इफेक्ट तो सेम ही है। ठीक है, चलो अब आ जाओ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या, समझ में आ रहा है ना? जहां नहीं आया पूछ लेना, शर्माना मत बिल्कुल, है ना? चलो देखो, मान लो ये हॉस्पिटल है, ठीक है,
कौन सा हॉस्पिटल है? बंसल। बंसल हॉस्पिटल का ओटी ऑपरेशन थिएटर था सर, वहां पर एक पेशेंट है, उसकी बाईपास सर्जरी चल रही है, ठीक है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, क्या चल रही है उसकी? बाईपास सर्जरी। पता है ना बाईपास सर्जरी क्या होती है ना? बाईपास सर्जरी हार्ट के पेशेंट जो होते हैं ना उनकी होती है बाईपास सर्जरी, ठीक है। अब बाकी अपन डीप में नहीं जाए, हाँ इतना याद रखो, भगवान ना करे तो मैं कहीं पता भी चले इस चीज के बारे में, बहुत खतरनाक होते हैं, खतरनाक नहीं होती। हार्ट की सर्जरी भाई डर रहता है ना, हार्ट फेल नहीं हो जाए किसी, इसलिए ये है डॉक्टर्स। अब भाई किसी इंसान की बाईपास सर्जरी चल रही है और राइट नाउ वो होश में है, ठीक है। डॉक्टर क्या कह रहा है उससे? मैंने है ना आपका वो वाला एक फ्लैट देखा था, वो बहुत बढ़िया है वो फ्लैट। तो उसने कहा कौन सा? अरे वो एक फ्लैट ना अरेरा कॉलोनी में, आपका भोपाल में अरेरा कॉलोनी का अलग वो है भाई, है ना। तो अरेरा कॉलोनी फ्लैट है, बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर, ठीक है। सर्जरी कर रहा है, हाथ में चाकू लिए, ऐसे डिस्कशन हो रहा है, मेरा भी मन है यार प्रॉपर्टी खरीदने का, पता है, लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपए ही हैं। तुम्हारा कितने का है वो? 60-70। उसने कहा सर 70 लाख से ऊपर का फ्लैट है मेरा, 1 BHK, ठीक है। उसने कहा अच्छा 70 लाख का है? मेरे पास तो सिर्फ 10 लाख ही है, लेकिन मेरा मन बहुत है पता है खरीदने का, क्या करूं, पैसे नहीं है। और ऐसे डिस्कशन करते गए, कंटिन्यू रखते गए, हाथ में केची और वो जो भी चीजें होती हैं वो रखी हुई हैं। बंदा बेचारा है, उसकी बॉडी खुली पड़ी हुई है ना, उसको ये नहीं पता कि मेरा पेट कहाँ है, सर कहाँ है, उससे बातें चल रही हैं। तो कहना क्या चाह रहा है डॉक्टर कि भाई मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और मुझे ये प्रॉपर्टी दे दे, नहीं तो मैं तेरा ऑपरेशन सही से नहीं करूंगा, और अगर ऑपरेशन नहीं करा ना तो तुझे बार बार आके बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ऐसे ही क्या होता था ना, कभी कभी बचपन में अपन लोगों को कुछ खरीदना होता था, तो अपन लोग क्या करते थे, पहले रिक्वेस्ट करते थे घर वालों से कि मुझे ये चाहिए, ये दिला दो। 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की चीज है, घर वाले भाई ऑफकोर्स सी बात है सभी मना करेंगे, ये नहीं है कि वो दिला नहीं सकते, बट बिगाड़ना नहीं शुरू से किसी को, तो मना करते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, बोलते मैं तो यहीं लेट जाऊंगा, नहीं तो यहाँ जब तक सामान नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठूंगा, है ना। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं बेचारे, दिला देते हैं। इसके अलावा अगर देखोगे तो एक जो डॉक्टर होता है ना, अगर तुम है ना जैसे किसी का सर दर्द होता है, पेट दर्द कुछ होता है, इंसान अपने आप ठीक हो जाता है, पता है। लेकिन पता है अपने अंदर एक मेंटेलिटी होती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे दवाई देगा तो मैं ठीक होता हूँ, तो अपन दवाई लेते हैं। डॉक्टर अगर तुमसे बोल देगा ना ये मत खाना, तो तुम कभी नहीं खाओगे। लेकिन अगर तुम्हें पता है, जैसे अपन लोग कुछ भी ऑयली फूड्स, जंक फूड्स खाते हैं तो अपन को पता है खराब है, लेकिन अपन सब लोग खाते हैं, क्यों? जब तक डॉक्टर मना नहीं करा तब तक खाओ। लेकिन अगर एक बार डॉक्टर ने मना कर दिया ना तो अपन कभी नहीं खाएंगे, मतलब डॉक्टर की बात अपन हमेशा मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक केस क्या होता है, एक है ना बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, बड़ी कंपनीज में जो एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, सीए होते हैं, जो बहुत पुराने से चलते आते हैं, ऑडिटर नहीं, इंटरनल जो अकाउंटेंट्स होते हैं सीए बनते हैं, बड़ी कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, 50 साल 20 साल से कंपनी में है, फादर के साथ भी उनने करा, बच्चे के साथ भी वही लोग काम कर रहे हैं। अब तुम लोग पढ़े लिखे थोड़े, तुम लोगों ने पूछा ये कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैं यार, तुमने टैक्स डबल डबल भरवाया। वो पिक्चर नहीं थी सलमान खान की जिसमें बल्ली जो रहता है वो सीए रहता है, एक पिक्चर है ना, मुझे याद नहीं, रेडी रेडी रेडी, जिसमें डिंका चिका था यार, है ना। तो उस पिक्चर में जो वो रहता है, बल्ली नाम रहता है इसका, वो सीए रहता है। वो पता है क्या करता है, उन लोगों से साल में 3-3 4-4 बार इनकम टैक्स भरवाता है, इनकम टैक्स एक ही बार भरते हैं। क्लियर? अब तुम्हें पता चल गया कि ऐसा नहीं होता, तुमने बोला यार वकील, तुम वकील या सीए ये क्या गलत काम कर रहे हो, सीए ने बोल दिया तुमसे मैं तुम्हारे बाप दादाओं के टाइम से तुम्हें सर्व कर रहा हूँ और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। वहां पे एक इंसान बोलेगा यार ये तो मेरे पापा के बराबर है, शायद मैंने अपने पापा भी उंगली उठा दी इनको गलत बोल के, तो मैं वहां पे चुप हो जाऊंगा। ये मैंने तुम्हें जितनी भी सिचुएशंस बताई ना, यहाँ पे एक इंसान जो है ना, वो हमेशा दूसरे इंसान की इच्छाओं को मार रहा है, एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान की इच्छाओं को मार रहा है। जैसे पेरेंट्स का मन नहीं था तुम्हें दिलाने का, फिर भी दिलाए। पेशेंट का डॉक्टर जो है वो तुम्हें खाने से रोक रहा है। यहाँ पे जो लीगल एडवाइजर था, सीए था, वो तुम्हें कुछ काम करने से रोक रहा है। ऐसे ही पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि भाई तुम मुझसे शादी मत करो, तुम इससे कर लो, नहीं करते बच्चे तो हार्ट अटैक का वो नाटक करते हैं, मूवीज में नहीं होता, स्टार प्लस की सीरियल्स में देखना कभी, कि भाई कुछ नहीं हुआ तो भाई पापा या दादा को अटैक आ गया तो भाई लड़के या लड़की ने मजबूरी में शादी कर दी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस है।
अब इस चारों चीजों को अपन एक जोड़ तोड़ के मरोड़ के देखते हैं सिचुएशन क्या हो रही है। सर क्या है, एक पर्सन है, जैसे ये डॉक्टर। सर अभी आप डॉक्टर की पोजीशन देखोगे ना, पोजीशन जो है डॉक्टर की वो हमेशा अपने पेशेंट से हायर रहती है। पोजीशन का मतलब क्या है सर, अगर कोई इंसान किसी की बात मान रहा है, आप किसकी बात मानते हो, जो आपसे या तो उम्र में बड़ा हो, आपसे पोस्ट में बड़ा हो, या एजुकेशन में बड़ा हो, किसी चीज में आपसे बड़ा होना चाहिए। तो डॉक्टर जो है ना सर, उसकी पोजीशन अभी हमसे बड़ी है। क्यों? हमारी सर्जरी कर रहा है, हमारा डॉक्टर है इसलिए। सर डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, और गलत फायदा उठा के आपको आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है? कुछ ऐसी चीज के लिए जो आप नहीं करना चाहते। क्लियर है? तो कुल मिला के अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस को देखा जाए, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक पार्टी के पास ऐसी पोजीशन होती है जिससे वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है। डोमिनेट कर सकती, समझ रहे हो? दबा सकती है। एक पार्टी की ऐसी पोजीशन है जिससे वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है। सर क्यों कर रही है डोमिनेट? क्योंकि वो उस दूसरी पार्टी से अनफेयर एडवांटेजेस लेना चाहती है, इसलिए। सर अनफेयर एडवांटेजेस क्यों ले पा रही है? जस्ट बिकॉज उस पार्टी के पास पोजीशन है। क्लियर? अगर कोई डॉक्टर तुमसे बोलेगा ये मत खाना, तो तुम नहीं खाओगे। अगर डॉक्टर तुम्हें जहर भी पकड़ा देगा ना, और तुम्हें तो समझ में आना नहीं है, तुम बोलोगे यार डॉक्टर ने दी है, गलत दवाई तो देगा नहीं, तुम जहर भी खा लोगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है। डॉक्टर के पास हमेशा एक पोजीशन होती है कि वो अपने पेशेंट का अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। डॉक्टर लेता नहीं है, लेकिन अगर भाई डॉक्टर को किसी ने पैसे खिला दिए, बोले चलो इसको गलत दवाई दे देना, अब तो दे देगा ना डॉक्टर भी। तो डॉक्टर के पास एक ऐसी पोजीशन थी। ऐसे बच्चे जो जमीन पे लेट गए थे, बच्चों के पास एक ऐसी पोजीशन थी कि वो अपने पेरेंट्स का अनफेयर एडवांटेज ले रहे थे, क्योंकि सर पेरेंट्स की इच्छा नहीं थी। अगर इच्छा होती तो कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस होता ही नहीं। अगर इच्छा होती दिलाने की तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता ही नहीं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चे के प्रेशर में आके, बच्चे के दबाव में आके उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में अपन ने कुल मिला के क्या देखा कि सर पहली बात, वन पार्टी इज इन पोजीशन टू obtain unfair नहीं, position is to dominate the will of another। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्टी के पास ऐसी पोजीशन रहती है कि वो दूसरी पार्टी की इच्छाओं को डोमिनेट कर। जैसे पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो तुम्हें कुछ ना दिलाए, बट फिर भी दिला। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम ये चीज खाओ, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं खा पाए। उस बंदे की इच्छा थी कि वो सीए से क्वेश्चन पूछे, सीए से टैक्स वापस ले, लेकिन वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने डोमिनेट करा है ना, उनके पास ऐसी पोजीशन थी। बच्चे के पास पोजीशन है, बच्चा बड़ा नहीं है पेरेंट्स से, लेकिन पेरेंट्स बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इस चीज का बच्चा फायदा उठा रहा है। सीए जो है उसकी वो सबकी नजरों में बहुत इज्जतदार बना हुआ है, इसलिए फायदा उठा रहा है। डॉक्टर जो है भाई, वो डॉक्टर है, तो वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। तो कोई भी इंसान अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे इंसान की इच्छाओं को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। क्लियर? और डोमिनेट करके हो क्या रहा है? डोमिनेट करने से हो क्या रहा है? एंड obtaining unfair advantage। सर जब तक अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा ना, तब तक अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा ही। क्यों? सर डॉक्टर हमारी इच्छाओं को मारता है अपनी पोजीशन का फायदा उठा के, लेकिन हमारे भले के लिए करता है। सीए टैक्स भरवाता है, लेकिन क्यों भरवाता है? बाकी ताकि तुम्हारे पास 2 साल बाद इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। लेकिन सर जो भी केस अभी हमने देखे, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है?
एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छाओं को डोमिनेट तो कर रही है, लेकिन अपनी जेबें भरने के लिए अपना फायदा देख रही है, वो उसका नहीं देख रही बेचारे का। जिसके साथ गलत कर रहा है ना, उसका अपन फायदा उठा रहे हैं। जैसे भाई डॉक्टर जो है ये क्या कर रहा है, धमकी भी नहीं दे रहा, डरा भी नहीं रहा, प्यार से मक्खन लगा रहा है और कह रहा है अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। आ रहा है समझ? तो यहाँ पे भी क्या हुआ सर, एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छाओं को डोमिनेट कर रही है और उससे अनफेयर एडवांटेजेस ले रही है। फेयर एडवांटेजेस नहीं, अनफेयर मतलब गलत एडवांटेजेस ले रही है जो उसको नहीं लेने चाहिए। क्लियर? आया समझ अनड्यू इन्फ्लुएंस? तो देखो अब डेफिनेशन पढ़ो। अच्छा एक पॉइंट और लिखना यार, देयर शुड बी some relations between the contracting parties। सर आप किसी का अनफेयर एडवांटेज या आप किसी की इच्छाओं को कब डोमिनेट कर पाओगे? जब आपके कुछ रिलेशंस होंगे उसके। भाई मैं अपनी फैमिली के साथ किसी मार्केट में घूम रहा था, साइड में पता नहीं किसी का बच्चा जमीन पे रो रहा था कि मुझे ये दिला दो ये दिला दो, तो क्या मैं दिलाऊंगा उसको? नहीं सर, मेरा उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं उसकी बात तक भी सुनूंगा। रो रहा होगा तो हंस के चला जाऊंगा भले ही, बट मैं अपनी खुद की इच्छाओं को डोमिनेट नहीं करूंगा। क्यों? हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशन कोई संबंध ही नहीं है। क्लियर? तो जब तक पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता तब तक एक इंसान दूसरे को डोमिनेट कर ही नहीं सकता। भाई मैं अगर बोल रहा हूं कि मुझे ये चीज चाहिए, एक रोड पे इंसान जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ यार काश मुझे वो चीज मिल जाती, मुझे तो ये चीज चाहिए, तो वो इंसान बोलेगा बेवकूफ है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है अपने आप से। तो रिलेशन शुड बी दिया। पेरेंट्स आपकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई रिलेशन है ना, कहीं ना कहीं प्यार है उनका। ठीक है, डॉक्टर की बात क्यों मानते हो? सर डॉक्टर पेशेंट का भी रिलेशन होता है। कैसा बताइए? डॉक्टर पेशेंट का ही रिलेशन होता है। ठीक है, और सीए और क्लाइंट का, तो सर सीए और क्लाइंट का ही रिलेशन होता है। तो रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी ही इच्छा को आप डोमिनेट कर पाओगे, अदरवाइज डोमिनेट ही नहीं कर पाओगे किसी की बिल को। क्लियर? तो दीज पॉइंट शुड बी प्रेजेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। आया समझ? तभी आप दूसरे का एडवांटेज ले पाओगे, और एडवांटेज शुड बी अनफेयर, है ना। एडवांटेज ऐसा नहीं है कि सर फेयर एडवांटेज है, फेयर एडवांटेज तो सब लेंगे। भाई अगर कोई सीए फीस चार्ज कर रहा है तो क्यों चार्ज कर रहा है? बनती है फीस तभी चार्ज कर रहा है ना। तो एडवांटेज कैसे होनी चाहिए? अनफेयर। डॉक्टर पैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है? भाई मेहनत कर रहा है यार, तुम्हें सही कर रहा है तो पैसे ले रहा है। एडवांटेज अनफेयर होने चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another। सर यहाँ पे हमें ये जो एबीसी पॉइंट दिए ना, ये हमें बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रियल और अपेरेंट रिलेशन। सर रियल और अपेरेंट रिलेशन मतलब क्या होता है? सर जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से रियल रिलेशन रखता हो, मतलब ब्लड रिलेशन, जिसको कहा जाता है फादर और बेटे का रिलेशन, है ना। पापा और बेटे का, सन फादर, फादर बेटा डॉटर, ये वो। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ का ब्लड रिलेशन नहीं होता ऑल्दो, बट हाँ हस्बैंड वाइफ भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। बाकी अपेरेंट रिलेशन में क्या आ गया? मास्टर सर्वेंट। एक सर्वेंट हमेशा अपने मास्टर का एक मास्टर हमेशा अपने सर्वेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। भाई मैं चाहूं तो अपने सर्वेंट का अनड्यू एडवांटेज ले सकता हूं। क्यों? जस्ट बिकॉज आई कैन डोमिनेट हिम। कैसे भी मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि भाई मैं मास्टर हूं, उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो या तो मैं उससे सही काम करवाऊं, शायद मैं उससे गलत काम भी करवा सकता हूँ। अगर मैं अपने सर्वेंट से बोलूंगा चल वहां पे जाके चोरी कर, वो करेगा,